इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि किस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक के जो चार्टर एक्ट है उसके तहत किस प्रकार के प्रोविजंस किए गए थे। अब हम लोग 1857 के रिवोल्ट के बाद जो 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया वहाँ से लेकर 1935 तक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जितने भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें जो है 1853 के बाद बदली। आपको पता है कि किस तरीके से 1857 में जो है आप कह सकते हैं कि 1857 का रिवोल्ट हुआ और उसके बाद ही जो है उसके कारण आपको पता है कि किस तरीके से जो है डिसकंटेंटमेंट हर जगह पर था। ये किसान से लेके जो फोर्स में थे वो भी नाराज थे। तो आपको पता है हिस्ट्री में आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे किस तरीके से डिसकंटेंटमेंट हर जगह था और 1857 का जो है रिवोल्ट देखने को मिला। आपको पता है कि सारा इनफील्ड राइफल वगैरह की जो स्टोरी है आपको डिटेल से पता है, या हिस्ट्री के लेक्चर में आप उसको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1857 का रिवोल्ट के बाद फर्स्ट टाइम जो है वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है एक एक्ट पास किया गया। उसको कहा गया ये एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जो है उसको कहा गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है पास किया गया। अब यहाँ पर आप खुद सोच के देखिए कि जब कंपनी के विरुद्ध इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ तब ब्रिटिश पार्लियामेंट को तो और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें हुआ कि जो है जो कंपनी का रूल जो है कम्प्लीटली जो है आप कह सकते हैं इंड कर दिया गया और जो ब्रिटिश क्राउन जो है डायरेक्ट अपने कंट्रोल में चीज़ें लिया गया। जब इस तरीके का चीज़ हुआ तो इंडियंस के लिए बहुत तरीके का आप कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन की भी स्थिति रही होगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में काम कर रहे होंगे उनको लगा होगा कि उनका भविष्य क्या होगा, या जो फोर्स काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उनका क्या होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह के जो अंदर फोर्स काम कर रहे थे वो जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो है वो पार्ट मान लिए गए। साथ ही जब इस तरीके का चीज़ हुआ तो वहाँ पर जो है आपका ये कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन के जो थे उनके द्वारा यह कहा गया कि किसी भी प्रकार का भविष्य में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है यूज नहीं किया जाएगा, हड़प की नीति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का एनेक्सेशन नहीं किया जाएगा और जो भी नियुक्ति होगा वो मेरिट बेस पर होगा। हम लोग किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें जो है कही गई। एक्चुअली में अगस्त में घोषणा होता है अगस्त 1958 में, और जो आप कह सकते हैं लागू नवंबर 1858 से जो 1858 का जो है प्रावधान जो है वो लागू किया गया। अब हम इसके कुछ जो मूल जो प्रावधान है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूर्व में हम लोग जो भी एक्ट देखे उसमें जिस तरीके से मोनोपोली ऑफ ट्रेड वाला देख रहे थे, अब वो बिंदु तो नहीं रहा। अब हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरीके से उसका बैकग्राउंड क्या था, तो उसके उस तरीके से अब हम लोग जो है उन चीज़ों को देखेंगे। अब कंपनी का कंट्रोल का भी मैटर नहीं रहा क्योंकि कंपनी का तो पूरा रूल ही खत्म हो गया। तो जब रूल खत्म हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, कंपनी किस तरीके से रूल कर रहा था, दो तरीके से रूल कर रहा था। एक उनका बॉडी क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो दोनों को जो है आप कह सकते हैं जो ये डबल गवर्नमेंट था उसको जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये 1850। अब क्या हुआ कि एक नया पद क्रिएट किया गया, उसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो कैबिनेट रैंक के होते थे, कैबिनेट मिनिस्टर होते थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते थे कि उनका काम था कि वो किस तरीके से जो इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है वो उसको मॉनिटर करें। ठीक है, और उनको हेल्प करने के लिए 15 सदस्यीय जो है एक जो है काउंसिल का जो है उनको हेल्प करने के लिए था, यानी 15 मेंबर काउंसिल जो है उनको ये प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा कि इस 1853 का अगर आपको याद हो तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था प्लस जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर थे वो कानून बना रहे थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव। तो वो सेम सिस्टम जो है तत्काल रूप से यहाँ पर जो है आपका रखा गया। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको वाइसराय बना दिया गया। नया टर्म जो वाइसराय क्या हुआ, क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अगर कुछ पूछना रहेगा इंडिया में क्या हो रहा है तो उनके एजेंट के रूप में यानी ब्रिटिश क्राउन के रूप में कौन यहाँ पर कर रहे थे। टर्म आप समझ सकते हैं कि चेंज हुआ
उसमें जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे, ऑफ इंडिया थे, अभी वो क्या हो गए, वायसराय के रूप में हो गए। ऐसा जो फर्स्ट पर्सन थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और आपको हम लोग चर्चा किए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है आपका समाप्त कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है आपको समाप्त कर दिया गया। तो ये 1858 के बारे में हम लोग जो है डिटेल से चर्चा की। आपको फिर से हम बता रहे हैं कि आप अपने मेमोरी में 4 तरीके का जो है आप खांचा बना लीजिएगा। ट्रेड पर मोनोपोली किसका था, सेंट्रल लेजिस्लेचर में कैसे चेंज हो रहा है, आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कैसे चेंज हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो है आपको ध्यान में रह जाएगी। अब हम लोग उसके आगे का प्रावधान देखते हैं। अब उसके आगे 1861 का एक्ट के बारे में जानते हैं। हुआ ऐसा कि अब इंडिया में उस तरीके का आवाज़ उठने लगा कि इंडियंस को भी जो है शामिल किया जाए लेजिस्लेटिव फंक्शंस में, ठीक है, कि हमारे लिए कानून बन रहा था, हमारा तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो इस तरीके का जो है आपको दबाव जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा जो है उठाया जाता रहा, ठीक है। 1867 में अधिक से और ब्रिटिशर्स को भी लगा कि लोकल को शामिल करने से इनके स्वभाव के बारे में या इनको रूल करने के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि 1857 में क्या हुआ था कि उनको लगा कि जो इनका कल्चर है इसको हम समझ नहीं पाए, इसीलिए इस तरीके का घटना आपको पता है कि किस तरीके से वहाँ मेन कारण क्या था कि टीका लगाने पर रोक लग गया था, बीफ को लेके जो इशू हुआ था, काओ। तो ये सारी चीज़ें उनको ऐसा लगा ब्रिटिशर्स को कि इनके कस्टम्स को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए जो है हम लोगों को रूल करने में परेशानी हुआ, और अगर उन चीज़ों को समझेंगे तो हम बेहतर तरीके से रूल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये उन लोगों का था, और इंडियंस का था कि मेरे लिए कानून बना तो मेरा तो रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। तो ये सारा स्थिति बैकग्राउंड के बीच जो है आपको 1861 का जो है आपको एक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको अभी आप देख रहे थे कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में किस तरीके से कानून बन रहा था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे, प्लस जो है 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर थे। अब क्या हुआ ना, उसके जगह जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर थे उनके जगह एडिशनल मेंबर के रूप में शामिल करने लगे। अब एडिशनल मेंबर में 2 तरीके का होता था। एडिशनल मेंबर 2 तरीके का होता था, एक होता था ऑफिशियल, एक होता था नॉन ऑफिशियल, ठीक है। ऑफिशियल एक हो नॉन ऑफिशियल। तो ऑफिशियल कहने का मीनिंग वो है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं या ब्रिटिश मिलिट्री सर्विस के अंदर जो काम कर रहे हैं वो ऑफिशियल होंगे, और बाकी जो लोग होंगे वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे। तो जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर थे उसके जगह क्या हुआ, आपका एडिशनल मेंबर जो है सब, यानी गवर्नर जनरल का काउंसिल तो रहेगा ही, यानी कि वाइसराय का जिसको आप टर्म हो गया तो उनका काउंसिल रहेगा, प्लस ऑफिशियल जो मेंबर है वो उसमें रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर 3 जो है फर्स्ट टाइम जो है 1861 में 3 जो है नॉमिनेटेड किए गए। ध्यान रखिएगा, नॉमिनेट किया गया, यानी कि वाइसराय के पसंद के ही होंगे। उसमें 3 नाम आप याद रख सकते हैं, बनारस, राजा ऑफ बनारस है, महाराजा ऑफ पटियाला है, और सर दिनकर राव है। तो ये चीज़ें आपका 1861 में आपका हुआ। साथ ही जो सबसे बड़ा जो चीज़ हुआ है, लोगों को यह लगा कि ओवर सेंट्रलाइजेशन से चीज़ें बिगड़ी है। तो यहाँ पर जो है जो आप कह सकते हैं 1773 से लेके जो सेंट्रलाइजेशन आगे की तरफ बढ़ा, जो 1833 में आप देखें कि किस तरीके से पूरा जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, यानी। और 1833 में क्या हुआ था कि किसी भी प्रकार का कानून बनाने का शक्ति जो है मद्रास और बॉम्बे के पास नहीं रहा, ठीक है। यानी कि सारा का सारा लेजिस्लेटिव जो पावर था वो आपका चला गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि बंगाल के गवर्नर थे। तो ये जो पीक पर गया था, अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी 1833 में जो चीज़ें पीक पर पहुँचा था, अब उसको वहाँ से आप कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। और जो पावर जो है रिस्टोर, जो लेजिस्लेटिव जो पावर है वो मद्रास और बंगाल का जो पावर है वो पुनः जो है उसको प्रोवाइड किया गया, यानी वो अपने प्रोविंस के लिए वहाँ के जो गवर्नर होंगे वो खुद जो है वो कानून बनाएंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ पर एक नया कंसेप्ट लेके आया गया कि पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि जो वाइसराय के जो काउंसिल के मेंबर होते थे, जिसको आप पूर्व में एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको हम बोल रहे थे गवर्नर जनरल का, आप क्योंकि वो अब वाइसराय हो गया, टर्म भी चेंज हो गया, तो वाइसराय काउंसिल के जो मेंबर होते उनको पोर्टफोलियो दिया जाने लगा। पोर्टफोलियो कहने का मतलब जैसे अभी मिनिस्ट्री होता है, होम मिनिस्ट्री होता है, रेवेन्यू मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, इस तरीके का।
तो शुरुआत में 1861 में 5 तरीके का पोर्टफोलियो दिया गया। उसमें से था होम मिनिस्ट्री, फिनांस मिनिस्ट्री, रिवेन्यू मिनिस्ट्री, रिवेन्यू मिनिस्ट्री नहीं, पोर्टफोलियो, लॉ पोर्टफोलियो और मिलिट्री पोर्टफोलियो। और 1874 में जाके एक नया पोर्टफोलियो ऐड हुआ, उसको बोलते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, 1874 में ऐड हुआ। ठीक है। साथ ही एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर एक वायसराय को जो पावर दिया गया वो था कि ऑर्डिनेंस इशू करने का, कि मान लिया जाए कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वैसे केस में अभी आप देखते हैं कि किस तरीके से जो है राष्ट्रपति के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर होता है ऑर्डिनेंस करने का। तो ये जो 6 मंथ का वैलिडिटी का जो है ऑर्डिनेंस, यानी समय नहीं है, इमरजेंसी आ रहा, तो वायसराय खुद से जो है वो ऑर्डिनेंस जो है ला सकते हैं। तो ये पावर जो है आपको वहां पर आपका 1861 में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं 1892 के बारे में। ठीक है। अब आप खुद सोच के देखिए, 1892 के पहले अगर आप मेजर अगर इन देखिएगा तो 1885 में देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है स्थापना हो चुका है। तो उनका जो है डिमांड आप सोच सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन का भी रहेगा, प्लस जो है यह रहेगा कि जो एडिशनल मेंबर में 3 हुआ है उसकी संख्या बढ़ाया जाए। उनका डिमांड यह भी रहेगा कि जो बजट आप लाते हैं उसमें हमको सवाल पूछने दिया जाए। यह भी रहेगा कि हम उनसे अगर सिर्फ हमको शामिल मत कराइए, हमको तो सवाल तो पूछने दीजिए। अगर कहीं पर कानून बन रहा है, अगर डिस्कशन हो रहा है तो हम सवाल तो पूछ सकें एग्जीक्यूटिव से। जैसे आप देखते होंगे सदन में सवाल पूछा जाता, तो वो पावर अभी तक इंडियंस के पास नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा डिमांड में रखा गया था। और 1892 में कुछ चीज़ें फुलफिल की गई, कुछ 1909 में जो है फुलफिल हुआ। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 1892 में आपका क्या हुआ। अब यहाँ पर जो सबसे जो मेन बात जो आपको देखने को मिलेगा कि जो एडिशनल मेंबर है, यानी जो उनका संख्या जो है आपको बढ़ाया गया। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बढ़ा है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि आपको पता है 1861 के बाद तो दोनों को पावर मिल गया। 1833 के बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर कानून सिर्फ जो है बॉम्बे और जो है मद्रास तो बना ही नहीं रहे थे। फिर 1861 में जब स्टार्ट हुआ तो अब दोनों जगह आपको जो है काउंसिल बन गया। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो दोनों में जो है एडिशनल मेंबर का संख्या जो है आपको मेंटेन किया गया। लेकिन हुआ क्या कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी है, ऑफिशियल कहने का मतलब वहाँ पर क्या है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे प्लस जो ब्रिटिश मिलिट्री सर्विस के थे उनकी संख्या ज़्यादा रहे, ताकि ऐसा ना हो कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो और कोई बिल जो है वो लोग पास करा सके। यानी अभी आपको क्या फील हो रहा है कि अभी भी अगर इंडियंस वहाँ पर चाहेंगे तो अपने तरीके से जो है बिल को पास नहीं करा पाएंगे जब तक कि ब्रिटिशर्स एग्री नहीं होंगे। तो ये बात आपको समझना है। 1892 तक जो है अभी तक यही स्थिति है। ये बात अलाउ किया गया कि ठीक है बजट के बारे में डिस्कस जो है करेंगे, लेकिन उनके वोटिंग का बहुत मीनिंग नहीं। हाँ ठीक है, जो बजट पेश होगा उसके बारे में डिस्कशन करने का जो है आपको ये वहाँ पर अलाउ किया गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर होता है। प्लस यहाँ पर एक नया कंसेप्ट जो है निकल के आता है, वो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस का। तो हुआ क्या कि जो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर होते हैं, तो अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होते हैं उनको आप कह सकते हैं कि किसी के रिकमेंडेशन पर जो है जैसे आप मान के चलिए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 2 तरीके का रिकमेंडेशन प्राप्त होता था, या तो प्रोविंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर रिकमेंड करेगा या बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर रिकमेंड करेगा, तो वो जो है आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं उसके रूप में वो आप कह सकते हैं कि उनका चयन हो जाएगा। तो यानी आप देखिए कि किस तरीके से इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के नॉन ऑफिशियल मेंबर में पहुंचना है तो लेजिस्लेटिव जो प्रोविंस का है वो या तो चैम्बर ऑफ जो कॉमर्स है वो सिर्फ बंगाल का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स दूसरे जगह का नहीं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बंगाल का है वो अगर रिकमेंड करेगा तो जा सकते हैं। उसी तरीके से प्रोविंस में भी ये सिस्टम लागू हुआ। प्रोविंस में भी क्या हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर होते हैं उसमें से आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रिकमेंडेशन से, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड यूनियंस, जमींदार, इस तरीके का जो चीज़ है वहाँ से जो है आपको इनडायरेक्टली जो रिकमेंड होके आएंगे वो प्रोविंस में आपका आ सकता है।
यानी आप क्या लग रहा है ना कि जो चीजें डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन का आपको आपको रेफरेंस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से 1892 तक जो है चीजें चला है। अब हम लोग जो है उसके आगे जो है 1909 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं। मॉर्लो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और मिंटो जो है आपका वाइसराय थे। जनरली आप देखिएगा चाहे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्ड या मॉर्ले मिंटो में जो फर्स्ट होते हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते हैं, सेकेंड जो होते हैं वो वाइसराय होते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में जो अगर चर्चा करें तो यहाँ पर जो आप देखिए ये डिमांड हमेशा रहेगा, क्योंकि इंडियंस को क्या लगेगा कि मेरा संख्या अधिक हो ताकि हम अपने अनुसार से चीज़ों को बना सकें। तो यहाँ अभी क्या होता है कि 1892 में साइज तो बढ़ा, लेकिन अभी क्या हुआ था कि ऑफिशियल मेजोरिटी में कौन थे, वहाँ अभी भी जो है वो ब्रिटिशर्स ही थे, यानी ऑफिशियल्स मेंबर ज़्यादा थे। तो यहाँ पर भी जो आपका साइज होता है बहुत प्रेशर डिमांड के बाद जो है साइज तो बढ़ा है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 60 मेंबर कर दिए गए, प्रोविंस में क्योंकि साइज जो प्रोविंस का अलग था तो उसकी संख्या आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अभी भी क्या है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी, ऑफिशियल जो मेंबर्स थे वो मेजोरिटी में रहे, लेकिन प्रोविंस में जो है आपका जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उसको अलाउ किया गया कि अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर भी आपका जो है बहुमत में हो सकते हैं, मेजोरिटी में हो सकते हैं। अब देख सकते हैं कि 1906 तक मुस्लिम लोग का आपका जो है गठन हो चुका था, स्वराज आंदोलन हो चुका था, तो कितना बाल गंगाधर तिलक और ये सारी चीज़ आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो इन सब के प्रेशर के कारण बहुत सारे जो संख्या तो बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जो है बहुमत जो है ऑफिशियल कहीं आ, ठीक है, प्रोविंस वाले में जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का बढ़ा। लेकिन यहाँ का जो सबसे जो बड़ा निगेटिव क्या हुआ, मुस्लिम लोग जो 1906 में गठन हुआ तो वो उनके द्वारा एक डिमांड किया जा रहा था कि उनको जो है सेपरेट इलेक्ट्रोड मिले। सेपरेट इलेक्ट्रोड को आपको इससे समझना है, सपोज किया जाए कि कहीं पर एक पॉपुलेशन मान लिया जाए कि 10 व्यक्ति का, आप एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए 10 में से सपोज किया जाए कि 4 मुस्लिम्स हैं और बाकी 6 ही किसी भी अलग कम्युनिटी के होंगे। तो वहाँ पर यह है कि मान लीजिए एक किसी को इलेक्ट होना, तो वो इलेक्ट जो होगा वह भी मुस्लिम और प्लस जो वोट देगा, मान लीजिए कि 4 मुस्लिम तो वही वोट भी देंगे। तो इस तरीके का था सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी जो जिनका चयन होना है वो भी मुस्लिम और जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम। आप सोच के देख लीजिए कि किस तरीके का था। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, जो आपको इंडिया में जो कम्युनलिज्म जो है ये इसका आप कह सकते हैं कि जन्म लेने का वन ऑफ जो मेजर जो काउज है ये सेपरेट इलेक्टोरेट रहा। आपको ये जो लॉर्ड मिंटो हैं इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। 1909 में एक लेकिन बहुत बड़ा पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक आप कहीं शुरुआत से देख लीजिए, कहीं भी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप अपने दिमाग में आप ऐसे मान के चलिए ना, वर्तमान समय में आप अपने मंत्री परिषद आप इमेजिन करके चलिए कि मान लिया कि आप कहीं भी देखेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो आपको चीज़ें दिखेगी कि आपको इंडियन शामिल हो गए 1861 के में, 1892 के में जो है शामिल हुए, लेकिन एग्जीक्यूटिव में आपको कहीं शामिल नहीं दो। फर्स्ट टाइम 1909 में आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर को, ऑल्दो डिमांड 2 का था लेकिन एक मेंबर को अलाउ किया गया, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आप फर्स्ट टाइम इंडियन शामिल हुए। उसमें आप फॉर्चुनेट हैं कि बिहार के जो है आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो फर्स्ट जो है आपका उसमें जो है आपके मेंबर्स के रूप में जो है आपका शामिल हुए। तो ये आपका 1909 तक का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके बारे में हम लोग जो है ये किए। प्लस उसमें एक बात और पॉजिटिविटी में आया है कि यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो 1892 में क्या था, बजट को डिस्कस करने का दिया गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन पूछने का दे दिया गया था लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं था, तो यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ किया गया, बजट पर आपको रिजोल्यूशन लाने का अलाउ किया गया। तो चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्लो गति से धीरे धीरे चीज़ें आपका चल रहा है, ठीक है। अब है कि 1919 में आप यह देखे होंगे कि बीच में बहुत सारा चीज़ हो गया, गदर मूवमेंट हो गया, इसके बीच में बहुत सारा अन्य मूवमेंट भी हुए, इसके बीच में वर्ल्ड वार भी हुआ। वर्ल्ड वार में एक्चुअली में इंडिया ने जो है ब्रिटिशर्स का हेल्प किया था और यह उम्मीद किया था कि ब्रिटिशर्स जब जीत जाएंगे तो इंडिया को जो है
बदले में जो है आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या जो सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसी के बीच में क्या होता है कि 1917 में एक एक्ट पास होता है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसको कहा जाता है कि वहाँ पर यह प्रोमिस किया जाता है कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया की बात की गई है, ठीक है। उसको मोन्टेंग ऑफ 1919 में एक एक्ट आया जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 कहते हैं, जिसको कि मोन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। जैसा कि आपको बताया कि मोन्टागू जो है उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें चेंज हुए वो आपको देखना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यह वहाँ पर जो एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहाँ पर यह प्रोमिस किया कि हम लोग जो है ग्रेजुअली जो है इंडिया को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया के तरफ जो है हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब इसके तहत जो चीज़ें हुई है उसमें से सबसे पहले क्या हुआ है, डायरकी जो है आपको लागू किया गया है प्रोविंसेस में। डायरकी कहने का मीनिंग क्या होता है कि डायरकी मीन्स डबल गवर्नमेंट टाइप से आप समझ लीजिए। होता क्या है ना कि दो तरीके का जो है सब्जेक्ट में बांट दिया गया, एक हुआ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक हुआ रिजर्व सब्जेक्ट। यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो आपको कानून बनाने का शक्ति दिया गया वो दिया गया गवर्नर को, प्लस जो है जो इंडियन मिनिस्टर्स होते हैं, एड ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके मदद से, और रिजर्व में गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एक्चुअली में हुआ ऐसा कि जो भी विधि व्यवस्था वाला जो चीज़ें था जिसमें एक्सपेंस होना था वो सारे जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिया गया, और जो आप कह सकते हैं रिवेन्यू अर्निंग जो डिपार्टमेंट है वो रिजर्व लिस्ट में रख लिया गया। यानी पैसा जो है ब्रिटिशर्स या ब्रिटिशर्स के जो आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ पर जा रहा है, लेकिन जो जनमानस से जो सवाल पूछा जाएगा या इशूज फेस किया जाना है वो कहाँ पर चला गया, वो इंडियन मिनिस्टर के पास या उनके पास चला गया। तो ये जो है डायरकी जो है शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा कि प्रोविंसेस जितना भी है वहाँ पर आपको लागू किया गया। साथ ही बाइकैमरलिज्म भी जो है आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंटर स्तर पर। आपको बाइकैमरलिज्म किसको कहते हैं, जैसे अभी आप देखते हैं लोकसभा राज्यसभा रहता है उसी तरीके का होता है। उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट लाया गया और प्लस जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल लाया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी जो अपर हाउस हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लोअर हाउस हुआ। और ये जो है आपको ये शुरुआत में कैसा होता है, अभी तक हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब वो क्या हो गया, दो भाग में हो गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट और प्लस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दोनों में चयन कैसे होगा, दोनों में जो है डायरेक्ट इलेक्शन से चयन होगा। तो यानी इनडायरेक्ट जो चुनाव आपका 1892 तक हो रहा था, अब वो 1990 से जो है आपको डायरेक्ट जो है देखने को मिलेगा। जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट जिसको कि आप मुस्लिम्स को जो 1909 में मिला, वो उसी तरीके का सेपरेट इलेक्टोरेट जो है यानी अलग अलग जो कम्युनिटी है उनको भी दिया गया। जैसे कि उसमें सिख हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए और इंडियन क्रिश्चियंस हो गए। इन सभी को जो है 1919 में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो चुनाव में खड़ा होंगे वह भी उसी कम्युनिटी के रहेंगे और जो वोट देंगे वह भी उसी कम्युनिटी के रहेंगे, ठीक है। इंडियंस का एक डिमांड बहुत लंबे समय से रह रहा था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो तो वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उसका जो उनकी जो सैलरी या वहाँ का जाता है वो इंडियन रेवेन्यू से क्यों जाता है। तो इस बात को वहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट किया गया और एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, उसको बोलते हैं हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ये लंदन में एक जो नया पद क्रिएट किया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जिनका स्पेशली काम हो गया इंडिया के बारे में देख करना, और ताकि ब्रिटिशर उसको जस्टिफाई कर सके कि अब तो वो नहीं रहे, तो उस अनुसार से जो है उनको ये एक नया पद क्रिएट किया गया। बिहार यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है आपका का प्रावधान किया होगा, और इसी के तहत जो है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है गठन हुआ 1926 में। उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर थे उनको यह अधिकार दिया गया कि आप अपना बजट जो है खुद से जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद जहाँ कहीं जब आप देखें बाइकैमरलिज्म का जब हम देख रहे थे तो काउंसिल ऑफ स्टेट प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पर यह प्रावधान था कि अगर डेडलॉक होता है यानी दोनों में सहमति नहीं बनता है तो उसके लिए प्रावधान किया गया था कि ज्वाइंट कमेटी हो सकता है, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या ज्वाइंट सिटिंग के माध्यम से जो है चीज़ें जो है उसको सोल्व किया जा सकता है।
यहाँ पर वोटिंग जो आप, यह भी आपके दिमाग में आएगा कि डायरेक्ट इलेक्शन हुआ तो वोट कौन देगा। तो ऐसा नहीं है, आज के दिन जैसा नहीं है कि कोई भी जो है 18+ है तो वो वोट दे सकता है। उस समय उसका जो वोटिंग राइट था बहुत ही चीज़ों पर डिपेंड था, उसमें से किसके पास प्रॉपर्टी कितना है, टैक्स कितना है, एजुकेशन कितना, इन चीज़ों के आधार पर बांटा गया, ये डिसाइड। तो 10% से भी कम जो है लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ जो है आपका 1919 तक चला है। एक तरीका का एक और प्रावधान किया गया कि हम ग्रेजुअली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने का जो प्रोमिस किए हैं। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार रहेगी उसी को, और जनता जब चाहे उसको हटा सकते, उसको वो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ब्रिटिशर्स ने जो ये प्रोमिस किया, बोला हम 1919 से जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसमें क्या पॉजिटिव्स है, क्या और रिफॉर्म करना, इसको देखने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन हम 10 साल के अंदर करेंगे। और इसी प्रोमिस के तहत एक्चुअली में 1929 में होना चाहा था, लेकिन 1927 में ही जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया। आपको पता है हिस्ट्री में कि किस तरीके से, क्योंकि एक भी इंडियंस उसमें नहीं थे तो ब्रिटिश जो है विरोध हुआ। तो खैर वो जो बातें हिस्ट्री क्लास की है। तो यहाँ पर जो साइमन कमीशन ने 2-3 चीज़ों को जो है रिकमेंड किया। डायरकी को जो है रिकमेंड किया एंड करने का सेंटर पे। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात वो रिकमेंड किया कि प्रोविंस में किया जाए, और ऑल इंडिया फेडरेशन जो है एक होना चाहिए, उसके बारे में रिकमेंडेशन जो है किया गया। तो ये साइमन कमीशन का जो है आपका रिकमेंडेशन था, ठीक है। अब जब इन चीज़ों का के बारे में जब रिकमेंडेशन जब आया, तो इन सारे बिंदु को जो 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए उसमें जो है डिस्कशन हुआ। उसमें जो है प्रिंसली स्टेट प्लस जो है प्रोविंसेस प्लस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस जो है भीमराव अम्बेडकर जो है शामिल हुआ। किसी में जो है आपका मतलब कि आप कह सकते 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है चीज़ें डिसाइड हुआ, और एक वहाँ पर जो है वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है उस आधार पर जो है पेश किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा आधार बनता है 1935 का जो आपका एक्ट जो बनता है उसके लिए, ठीक है। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट होता है। अभी तक आप देखे होंगे कि इस प्रकार से मुस्लिम जो है को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, सिख को मिल गया, इंडियन क्रिश्चियंस को मिल गया, एंग्लो इंडियंस को मिल गया, यूरोपियंस को मिल गया। उसी बीच में जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका भी डिमांड था कि हमको डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी जो है सेपरेट है, यानी कि खड़ा जो कैंडिडेट होगा वो भी दलित हो, यानी डिप्रेस्ड क्लासेस से हो, और जो वोट दे वो भी हो। इसको लेके महात्मा गांधी बहुत जो है आप कह सकते हैं उसको एग्री नहीं थे, और उसमें यरवादा जेल में ही वो फास्ट टू डेथ तक का वो कॉम्प्रोमाइज के आमरान आंसर पर गए। और फाइनली जो है उन दोनों को भी जो है एग्री होता है, उसमें जो है ज्वाइंट हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट पर जो है सहमति बनती है, ठीक है। यानी रिजर्वेशन टाइप से तो दिया जाएगा, लेकिन यह नहीं होगा कि जो है वोट सिर्फ जैसे अभी आप देखते हैं अभी भी रिजर्वेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर एससी के कम्युनिटी के अगर कैंडिडेट हैं तो सिर्फ जो है वोट भी वही देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये सेम चीज़ है, यानी ज्वाइंट इलेक्टोरेट उसको कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये जो वाइट पेपर आया इसके आधार पर आपका 1935 में जो है आपका एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका जो सबसे जो मेन चीज़ था, जैसा कि साइमन कमीशन जो प्रपोज किया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है, उसमें यह कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट है और प्लस जो प्रोविंसेस है सब मिलके एक साथ एक फेडरेशन बनाएंगे, लेकिन यह कभी सक्सेसफुली नहीं हो सका, क्योंकि कभी भी प्रिंसली स्टेट जो है फेडरेशन के लिए जो है एग्री जो है नहीं हुए। साथ ही 3 प्रकार का लिस्ट बनाया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, प्लस जो है आपको कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो सेंटर का चीज़ है वो फेडरल लिस्ट, प्रोविंस का प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। जो मैटर बच गए वो सबकी शक्तियां जो है वायसराय के पास रह गई। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर्स में था। प्लस जो हम आपको बताए थे कि 1861 में किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन जो आपका स्टार्ट हुआ था उसको आप कह सकते हैं फाइनली जो है फुल ऑटोनोमी जो है प्रोविंशियल ऑटोनोमी जो है आपको 1935 के एक्ट में दिया गया। वहाँ पर क्या था कि गवर्नर्स को भी यह पावर दिया गया, गवर्नर भी वहाँ होते थे जो वो एड, क्योंकि अब चुनाव होने लगा है तो वहाँ जो है एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर के आधार पर जो है वो काम कर रहे हैं जो गवर्नर है।
ऑल द वे 1937 में चालू हुआ, 1939 में जो है इंड हुआ, लेकिन 1935 का एक्ट में ये इस चीज़ का प्रोविज़न था। साथ ही जो बाई कैमरलिज्म था, जो आप 1919 में देखे होंगे कि किस तरीके से काउंसिल ऑफ स्टेट प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर में बना, अब यह इसको इस यहाँ जो है आपको प्रोविंस में लागू किया गया, और उसमें 11 प्रोविंस थे, उसमें से 6 प्रोविंसेस में जो है बाई कैमरलिज्म जो है आपको लागू किया गया। एक और कंटिन्यूटी में आपको चीज़ें दिखेगा, उसमें है एक कम्युनल इलेक्टोरेट। अभी तक हम लोग देखे थे कि किस तरीके से जो है सिख, उसके बाद जो है एंग्लो इंडियन, यूरोपियन ईटीसी को जो है दिया गया, उसी तरीके से अभी जो है 1935 में प्रावधान किया गया वुमेन के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, लेबर के लिए, ये इन चीज़ों के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है प्रावधान जो है किया गया। साथ ही आपका 1858 में जो ये चल रहा था, जो काउंसिल जो बना हुआ था, आपको याद होगा, तो वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए 15 मेंबर का जो है, जो आपको एडवाइजरी जो कमेटी जो है उनको हेल्प कर रहा था, उसको एबोलिश किया गया। उसके बदले में 10 एडवाइजर जो है नियुक्त किए गए जो उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम लोग अगर 1919 से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, वहाँ पर हम लोग देखे थे कि किस तरीके से वो सेम चीज़ें रहा, थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। तो वोटिंग राइट जो है यहाँ भी अभी से सिमिलर चीज़ें रहा, प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, ईटीसी का, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स किया गया, तब जाके वोटिंग राइट जो है 10% पहुंचा। यानी 1935 में भी आपको लगेगा कि इलेक्शन हुआ, लेकिन मात्र 10% लोग जो है वो उसको वोटिंग का जो है राइट को अवेल कर पाए थे। साथ ही आरबीआई का जो है प्रावधान किया गया इसमें से। 1919 में जिस तरीके से सेंट्रल आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का किया गया, उसी तरीके से 1935 में आके प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया। प्लस जो है फेडरल कोर्ट का भी कंसेप्ट रखा गया। फेडरल कोर्ट 1937 में बना, बाद में वही आपका जाके जो है सुप्रीम कोर्ट बना। तो इस तरीके का जो है आपको 1935 का एक्ट रहा। ये अभी तक का सबसे जो है लंबा एक्ट में से उस समय का रहा था, और यही एक्ट जो है जब तक संविधान नहीं बना उस समय तक का इसी के कानून के हिसाब से जो है चीज़ें आपका काम करते रहा। अब एक लास्ट में बस एंडिंग में हम लोग उसको करते हैं कि आपका 1947 में जो है एक एक्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। आपको पता है कि 3 जून 1947 को जो है ये घोषणा होता है। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं कि हम जो है 30 जून 1948 को इंडिया जो है हम लोग ब्रिटिश का जो रूल है वो समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लोग के द्वारा एजिटेशन किया गया, वो अलग कंट्री का डिमांड करने किया गया, और बहुत सारी चीज़ें किया गया। और माउंटबेटन प्लान जो है वहाँ पर आपका एक आता है 1947 में, पार्टीशन प्लान जिसको कहते हैं। तो वो जो है उस पर दोनों के बीच सहमति बनता, उसी को लागू करने के लिए जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है लागू किया गया। उसमें जो प्रावधान जो है उसके बारे में शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि वहाँ पर मेनली जो है 2 डोमिनियन, इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान को जो है 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन के रूप में जो है स्वीकार किया गया। इसमें दोनों को यह पावर दिया गया कि वो जो है कॉमनवेल्थ से जो है अपने आप को वो सिसेट कर सकते, अलग कर सकते, उनके पास वो आज़ादी दिया गया। प्लस जो है दोनों जो आपका डोमिनियन है उनके लिए गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। साथ ही यह कहा गया कि दोनों डोमिनियन अपने लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है निर्माण करके वो अपना संविधान बना सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अभी तक चीज़ों को देख रहे थे उस पद को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश पारामौंसी जो प्रिंसली स्टेट के ऊपर होता था, आपको पता है, तो उसको समाप्त कर दिया गया। और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको यह आज़ादी दिया गया कि आप पाकिस्तान या इंडिया दोनों में से जिसके साथ आपको है वो उसके साथ आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 1935 का जो एक्ट है, जब तक संविधान नहीं बनता तब तक उसके प्रावधान के अनुसार जो है कार्य किया जा सकता है। और जो ब्रिटिश मोनार्क को एक वीटो पावर होता था, यहाँ अगर कोई भी बन जाएगा तो ब्रिटिश मोनार्क को था कि अगर उस वीटो लगा देगा तो वो कानून नहीं बन पाएगा, तो वो पावर भी आपको समाप्त हो। आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि जो है ब्रिटिश रूल इंड हुआ तो ये सारी चीज़ें तो इंड होना ही था, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक पद क्रिएट हुआ, उसमें जो है और प्रोविंस के लिए प्रोविंशियल जो है आपका गवर्नर हो गए, जो तत्कालिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है आपका बना। और जो क्राउन जो होते थे वो एक एम्पायर ऑफ इंडिया का भी टाइटल रखते थे, उस टाइटल को भी जो है वो डिसकंटिन्यू किया गया। सिविल सर्वेंट का जो बहाली होता था
वो भी डिसकंटिन्यू जो है कर दिया गया, लेकिन जो पूर्व के सिविल सर्वेंट थे उनको जो बेनिफिट जो मिलना था वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये इस तरीके से अपना जो देश है 1947 में जो है इस एक्ट के माध्यम से जो है दोनों को इंडिपेंडेंट डोमिनियन के रूप में घोषित किया गया। अपना देश जो है फाइनली 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त को जो है आज़ाद हुआ, तो ये एक स्लाइड में आप देख लीजिएगा कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार पटेल जो है होम अफेयर्स देख रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फूड एंड एग्रीकल्चर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन, जॉन मठाई जो है रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख रहे थे, ठीक है। तो आर के सन्मुखम चेट्टी जो है फिनांस देख रहे थे, बी आर अम्बेडकर लॉ देख रहे थे, जगजीवन राम लेबर डिपार्टमेंट देख रहे थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य देख रहे थे। ये कभी कभी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक नज़र इस पर ध्यान रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर जो है डिटेल से सारे चीज़ों को हम कवर किए हैं, और आपको लास्ट में सिर्फ यही बात कहेंगे कि आपको याद रखने के लिए क्या करना है कि आपको हमेशा एक फ्रेमवर्क रखना है कि किस तरीके से ट्रेड मोनोपोली का क्या स्थिति था, किस तरीके से कंपनी पर कंट्रोल किसका था, सेकंड पॉइंट में आप उसको रखिएगा। तीसरे में रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन हो रहा था, फोर्थ में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन हो रहा था, फिफ्थ में प्रोविंशियल जो आपका लेजिस्लेचर था कैसे रन हो रहा था, सिक्स्थ में रिवेन्यू किस प्रकार से आ रहा था। उसके बाद बैकग्राउंड थोड़ा ध्यान रखिएगा, और प्लस जो एडिशनल जो पॉइंट है, तो अगर आप इन चीज़ों को कीजिएगा तो आपको कभी भी इसके बारे में अगर कोई चीज़ लिखना आएगा तो आपके पास एनफ पॉइंट होगा। और यह जो लेक्चर है आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू में कुछ हद तक आपको हेल्प करेगा। और जितना भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के आए हैं हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में एक जो है डिस्कशन कर देंगे, ताकि जो है आपको हमेशा चीज़ें ध्यान रहे। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी